एक तैयारी जो है वो बड़ी की गई है, लेकिन शैलेंद्र सर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि एयरडोम सिस्टम जो कि हमने देखा सबसे ज्यादा सक्रिय रहा उस वक्त जब इजराइल को जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पर भी क्योंकि मुसीबतें हैं, ऐसा नहीं है कि इजराइल की एक बड़ी तैयारी तो उस पर मुसीबत नहीं है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से ऐसा कोई अटैक किया जाता है, खास करके परमाणु अटैक किया जाता है, क्या एयरड्रोम सिस्टम इसे बचा पाएगा, इजराइल को बचा पाएगा इससे? देखिए, हर एक सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, चाहे वो आयरन डोम ले लीजिए, स्लिंग शॉट ले लीजिए, जिस मर्जी को आप ले लीजिए, हर एक की एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी एक दायरा है जिसके अंदर वो उसको ऑपरेट कर पाता है। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करते हैं तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सारे के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैप हो जाएंगे, अपने आप में मुश्किल है। बट फिर भी जो रक्षा कवच इस समय इजराइल के पास है वो तकरीबन आप 300 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में अलग अलग तरीके से इंटरसेप्ट करने की काबिलियत है। यस, आयरन डोम अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइफ के हिसाब से उसमें भी डिग्रेडेशन है। जो वेपन सिस्टम पहले 90% काबिलियत पर काम कर रहा था वो आजकल 70 से 75 पर आ गया है, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज की एक लिमिटेशन है कि आखिरकार कौन कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रफुल्ल बख्शी सर ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देश कौन सा मजबूत है? इजराइल उस तरीके से मजबूत नजर आता है या ईरान नजर आता है? क्योंकि कोई ना कोई देश हो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कभी इजराइल पे खड़ा होता है तो कभी यहाँ ईरान के साथ खड़ा होता है। दोनों देशों में कौन मजबूत है? एट द मोमेंट आप मजबूती की बात है तो इस समय इजराइल मजबूत स्थिति में है। हालांकि ईरान की स्टैंडिंग आर्मी बेशक बड़ी हो, वैसे टेक्नोलॉजी है और जो रिवाइवल जो मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी ऑफ मॉडिफिकेशन जो इजराइल के अंदर है वो ईरान में नहीं है। आपको मैं ये बता दूं 1978 और 88 तक जो लड़ाई चल रही थी इराक ईरान में, उसमें इजराइल के सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ईरानियन वेपन सिस्टम्स को मेंटेन कर रहे थे। वो जानते हैं किस तरीके से, इंक्लूडिंग केमिकल वॉरफेयर एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड सैटेलाइट सिस्टम्स। ये इजराइल के पास कैपेबिलिटी है। एक चेंजिंग स्थिति को अपने फ़ायदे में उठाने के लिए इजराइल जो है वेरी क्विक रिएक्शन टाइम लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए इजराइल कैन स्टैंड टू एनी सिचुएशन, नॉट ईरान। ईरान है यस, वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर डिपेंड कर रहा है, वो भी एक्यूरेट नहीं है तो इसका। और उनको दूसरी बात है जैमिंग सिस्टम्स जो कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है, माना इनंडेट होते हैं, उनका सैचुरेशन लेवल है, इंक्लूडिंग आयरन डोम, इंक्लूडिंग एरो 2 एंड एरो 3 का जो सिस्टम है, और या उसका डेविड स्लिंग वाला सिस्टम है, उनकी सैचुरेशन है। पर इजराइल इतनी जल्दी इनोवेट करता है, इतनी जल्दी अपग्रेड करता है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को, वो ईरान नहीं कर सकता। ये ईरान इसकी खासियत है। प्लस जितने सपोर्टर्स इजराइल के पास में है और जो टेक्नोलॉजी यूरोप से एमिनेट हो रही है वो सारे के सारे इजराइल के पास अवेलेबल। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। बख्शी सर, आप कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सब इजराइल के पास है। और चलिए अब जानकारी जरा दर्शकों को याद देते हैं। देखिए 50 साल में लेबनान पर 6 बार हमला किया इजराइल ने, यानी कि एक टेंशन वहां पहले से रही है। 50 साल में 4 बार इजराइल की सेना लेबनान में घुसी है। तो अभी जो हम देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन वो कोई नया नहीं है। आईडीएफ ने 1978 में, 1982 में, 2006 में भी जमीनी हमला किया था और इस बार फिर 2024 में हम वैसी ही तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन इस बार 6 बार अब कुछ हो चुका है और ऐसे में अब की बार लग रहा है 2024 डिसाइडिंग होने वाला है। अब की बार आर पार की लड़ाई ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2006 की जंग जब हुई थी तो हिजबुल्लाह इजराइल के बीच वो भीषण जंग थी, बहुत भीषण जंग थी और जंग में 1300 लेबनानी 21 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। ये शुरुआत की बात हम आपको बता रहे हैं, पिछले 50 साल का डेटा आपको दे रहे हैं। तब चौथी बार जब जंग हुई तब भी इजराइल ने जमीनी जंग छेड़ी थी, यानी ग्राउंड से ऑपरेशंस इजराइल ने उस वक्त भी किए थे। तो ये पहली बार नहीं है और इस बार डिसाइडिंग ये जंग हो सकती है ऐसा लग रहा है। बड़ी खबर मीनाक्षी बता रही है आपको। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां लेबनान की संसद के पास इजराइल का अटैक हुआ है। बेरूत में लेबनानी संसद के पास भीषण बमबारी जारी है। इजराइल के हमले में 5 की मौत हो गई है और 8 घायल हो गए हैं। जहां ये बताया जा रहा था कि बेरूत में अंदर तक इजरायली सेना घुस गई है और अब ये दायरा बढ़ गया है, जहां लेबनान की संसद के पास इजराइल का अटैक देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल का अटैक हुआ है और लेबनानी संसद के पास भीषण बमबारी अभी भी जारी है। इस पूरे हमले में जो इजराइल की तरफ से किया गया है उसमें 5 लोगों की मौत की भी खबर है और 8 लोग घायल हो गए हैं।
तस्वीर जो दिखा रही थी मीनाक्षी, जरा उसे और बारीकी से समझने की कोशिश करते। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र सर, ये जो हम धुएं का गुब्बार देख रहे हैं बेरूत में संसद के पास, सीधा मैसेज है ईरान को ये? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपको अचीवमेंट देखनी चाहिए, बेरूत यहाँ से लेके वहां तक है। बिल्कुल। और काला धुआं आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है। इसका मतलब यस, पिन पॉइंट टारगेट। सबसे बड़ी बात, जब आप इस तरह का सीन देखते हैं तो आपके पास तीन चीजें क्लियर हैं। इंटेलिजेंस बड़ी तगड़ी है आपके पास, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप अटैक कर पा रहे हैं, और उसके बाद उसका पोस्ट स्ट्राइक ये फोटो आप निकाल पा रहे हैं कि हमने जहां स्ट्राइक करना था हम वहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिवली कर रहे हैं। और ये अटैक आपको क्या लग रहा है कि बाय एयर अपने आप हो गया? दैट मीन्स कोई एक इन्फिल्ट्रेशन टीम रही होगी जिसने इसको पिन पॉइंटेडली उन बॉम्ब्स को, उन एयरक्राफ्ट को, उस मिसाइल को डायरेक्ट किया होगा कि वो यहीं आकर स्ट्राइक करे। आप पूरे एरिया में देखिए और कहीं स्ट्राइक नहीं हो रहा है। दैट मीन्स स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को चुना जा रहा है और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आई थिंक हैट्स ऑफ कि इजराइल इतने बड़े डैमेज के बजाय इतने में कर रहा है। आप जो कह भी रहे हैं, ईरान भी उससे डरता है, लेबनान भी उससे डरता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो हर जगह हैं, डरना छोटे से लेके बड़े लेवल तक। मैं कह रहा हूँ डरना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आप ईरान में ले आएंगे, आप उसके राजमहल पर ले आएंगे। आपने देखा हानिया को कैसे मारा, 100 मीटर दूर मारा, इतनी एक्यूरेसी। ओ माय गॉड, आई थिंक इजराइल को आपको ग्रांट करना पड़ेगा कि वो ना केवल एरियाज को खाली करने का पहले ऑर्डर देता है और उसके बाद स्ट्राइक करता है। इस जगह पर भी ये हुआ है कि जो लोकल अनाउंसमेंट के द्वारा बोला गया है कि जल्दी से जल्दी अगले 10 मिनट में इलाका खाली करें। रही हूं क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स गैंग से कांग्रेस के नेता के तार जुड़े हुए हैं, और इसी बात को लेकर के बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर यह आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का यह राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो